नेक्स्ट टॉपिक होगा सम इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड। ओके बेटा, सम इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड। देखिए, कार्बन के कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं। हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि कार्बन बहुत वैल्यूएबल है हमारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वर्सेटाइल नेचर शो करता है। बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो हमारे डेली लाइफ के यूज़ के जो भी मटेरियल है उनमें अपना एग्जिस्टेंस शो करता है। राइट, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम मेनली बात करने वाले हैं कार्बन के दो बहुत ही कमर्शियल इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में। यहाँ पे मेनली हम किसके बारे में बात करेंगे? इथेनॉल और सेकंड इथेनोइक एसिड। कार्बन बहुत मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स में है। केमिस्ट की दुकान पे भी जाते हैं तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि बहुत सारी दवाइयों में कार्बन और या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एग्जिस्टेंस होता है। लेकिन इस हेडिंग के अंदर हम मेनली दो कमर्शियल इंपॉर्टेंट जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहला बेटा स्टार्ट करेंगे हम लोग इथेनॉल से। ओके, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इथेनॉल से। देखिए, दूसरा इथेनोइक एसिड है बेटा, ये इथेनोइक एसिड था, दोनों जगह इथेनॉल लिख दिया, इथेनोइक एसिड था ये। ओके, देखिए, अगर मैं इथेनॉल की आप लोगों से बात करती हूँ, सबसे पहला ये लिक्विड है, लिक्विड है। कहाँ पे? कुछ भी ना दे तो रूम टेम्परेचर होता है। अगर उसको कुछ भी चेंजमेंट करना होगा तो देगा। अगर मैं रूम टेम्परेचर नहीं भी लिखती तो भी रूम टेम्परेचर ही मतलब होता। इथेनॉल को बेटा अल्कोहल भी कहा जाता है। मे बी आप लोगों ने इथेनॉल को नहीं पहचाना हो, लेकिन अल्कोहल जो वर्ड है वो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, कई बार आपके सुनने में आया होगा। ओके, अल्कोहल का मतलब होता है शराब। लिक्विड होता है बेटा रूम टेम्परेचर पे। फर्स्ट पॉइंट समझ में आया। सेकेंड, अगर मैं बात करती हूँ तो ये एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है। जो इथेनॉल है वो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है किसमें? इन ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक्स। अल्कोहलिक ड्रिंक्स। देखिए, अगर मैं सब्जी की बात करूँ आप लोगों से, तो सब्जी में बहुत सारे इंग्रेडिएंट डलते हैं। खुद रॉ मटेरियल वाली सब्जी हो गई, मसाले स्पाइसेस हो गए, ऑयल हो गए, ऐसे बहुत सारे इंग्रेडिएंट अलग अलग उसको बोलेंगे। जब छोंक लगता है उसका तो प्याज, टमाटर, और स्पाइसेस में भी अगर बात करें हल्दी, जीरा और मिर्च और नमक और देख लेना। ठीक है, तो ऐसे ही बात करें तो अल्कोहलिक ड्रिंक्स जितनी भी है ना, उन सब में जितनी भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स का मतलब बियर हो गया, विस्की हो गया, रम हो गया, इसमें भी एक्सेट्रा, और आप लोग अपना सर्च कर लेना। उन सब में जो इथेनॉल होता है ना वो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है। ठीक है, मतलब ये मस्ट है, ये एक्टिव है, इसके बिना नहीं बन सकता। सब्जी में मान सकते हैं 1% कि घर में अगर प्याज नहीं है तो जीरे का छोंक लगा दिया, जीरा नहीं है तो प्याज का छोंक लगा दिया। कभी टमाटर नहीं है तो बिना टमाटर के भी बन जाती है, लेकिन बिना रॉ मटेरियल, बिना सब्जी, जो कटी हुई सब्जी उसके बिना सब्जी एटलीस्ट नहीं बनेगी। तो ऐसे ही एक्टिव है, मस्ट है। ठीक है, समझ पाए हो यहाँ तक का? थर्ड बेटा अगर मैं बात करती हूँ तो ये क्या होता है? गुड सॉल्वेंट होता है। क्या होता है? गुड सॉल्वेंट होता है। गुड सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है बेटा? सोल्यूट होता है जो घोला जाता हो, सोल्वेंट होता है जिसमें घोला गया हो। जैसे हमने बात किया पानी के अंदर चीनी हो गई, वो बहुत अच्छे से घुलनशील है, अच्छे से डिजोल्व हो जाती है ना, एक प्रॉपर सॉल्यूशन, यूनिफॉर्म सॉल्यूशन का क्या करते हैं? फॉर्मेशन कर लेते हैं, यूनिफॉर्म सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर लेती है। नमक पानी में अच्छे से घुल गया, चीनी पानी में अच्छे से घुल गई, तो ये मटेरियल है ना, वाटर गुड सॉल्वेंट है। अगर मैं बात करूँ तो एग्जाम्पल मैंने जो यहाँ दिए तो किसके लिए गुड सॉल्वेंट है? नमक के लिए, चीनी के लिए, ऐसे बहुत सारे मटेरियल होंगे। ठीक है, सेम ऐसे ही अल्कोहल भी कुछ इंग्रेडिएंट्स के लिए बहुत अच्छा सॉल्वेंट है जिसमें बहुत से सोल्यूट आके घुल जाते हैं। ठीक है, समझ गए हो? फोर्थ पॉइंट की बेटा अगर मैं आप लोगों से बात करती हूँ तो मैं बोलूँगी कि अल्कोहल जो होता है वाटर सोल्यूबल होता है, वाटर सोल्यूबल होता है।
आप सुने होंगे जल्दी से प्योर अल्कोहल को कोई भी सेवन नहीं करता है, कोई भी ड्रिंक नहीं करता, उसमें पानी मिलाते हैं। जितना अच्छे खासे अमाउंट में पानी मिलाओगे उतना ही अल्कोहल का प्रपोर्शन कम हो जाएगा, ठीक है। तो सबका अपना अपना टेंडेंसी होता है। कोई प्योर अल्कोहल जो बोतल आती है जो दुकान पे मिलती है उसकी बात करिए, एकदम प्योर की नहीं, वो भी बहुत प्रोसेस है। कच्ची वाली दारू जो जिसे बिहार वगैरह में बोलते हैं उसकी बात नहीं करी, जो ठेके पे मिल रही है और ठीक ठाक ब्रांड की मिल रही है, ठीक है। देखिए उसको कई लोग सीधा ड्रिंक करते हैं, बहुत कम ही कर पाते हैं, बहुत कम ही उसको झेल भी पाते हैं। कई लोग उसमें इतना पानी डालेंगे, कई इतना, सबका अपना अपना पानी का प्रोपोर्शन डिपेंड करेगा। जिसके अंदर पानी ज़्यादा है और अल्कोहल कम है वो उतना ही बेटर है मेरे अकॉर्डिंग तो। वाटर सोल्यूबल है बेटा। अच्छा सॉरी। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं आप लोगों से बात, यहाँ पे मैं बस इतना बोलना चाहती थी कि अल्कोहल जो होता है वाटर में सोल्यूबल होता है, तभी वो मिक्स हो जाता है, तभी लोग उसको ड्रिंक कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं आप लोगों से बात करती हूँ तो जो अल्कोहल होता है, आई मीन इथेनॉल होता है, वो यूज़ किया जाता है मेडिसिन में, सिरप में, SYRUP सिरप में, एक्सेट्रा। मेडिसिन में एग्जाम्पल एनसीईआरटी में लिख रखा है टिंक्चर ऑफ आयोडीन, टिंक्चर ऑफ आयोडीन। ओके बेटा, देखिए अगर मैं इसकी बात करूं कि ये मेडिसिन, ऐसा होता है ना कि देखो ड्रग्स यूज नहीं करते हैं, मेनली ड्रग्स यूज नहीं करते और नहीं ही करनी चाहिए, रीजन आप सब लोगों को भी पता है। लेकिन वो ही सेम ड्रग हम मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज करते हैं। जब बहुत ज़्यादा पेन कर रहा हो, बहुत ज़्यादा पेन कर रहा हो, सर्जरी के बाद बहुत पेन करता है कभी कभी, तो उसके लिए जब नहीं वो दर्द सहन होता है तो बहुत लिटिल अमाउंट में मेडिसिन के तौर पर डॉक्टर उसका यूज़ भी करते हैं। ऐसे ही अल्कोहल भी, इथेनॉल भी मेडिसिनल पर्पस में यूज होती है, सिरप पर्पस में यूज होती है। हमारे इधर भी देखिए जब हम लोग छोटे थे, जब हम लोगों को खांसी होती थी, एकदम जो खाली खांसी पे खांसी, बहुत तेज वाली खांसी होती थी, तो मम्मी हो गई, दादी हो गई, वो बहुत कम अमाउंट में हम लोगों को अल्कोहल दे देती थी, शराब पिला देती थी। उसका मेडिसिनल भी पर्पस है ना, सिरप वगैरह में आप खांसी की दवाई लाओगे उसमें भी उसका लिटिल यूज़ है, जितना एक लिमिट में, एक सीमित तौर पर यूज़ होता है उतना यूज़ है। तो अगर देखा जाए तो अल्कोहल अगर कम पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है तो मेडिसिन के लिए यूज़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है तो जो लोग आमतौर पे कर रहे हैं उसके लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो इसका मेडिसिनल यूज़ भी है और खांसी सही भी हो जाती थी हम लोगों की। देखिए देखा जाए तो बेटा अल्कोहल का प्रैक्टिस अच्छा नहीं है, अल्कोहल अच्छा नहीं है, हम भी जानते हैं हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, लीवर को बहुत ज़्यादा डैमेज भी करता है और भी इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। लेकिन फिर भी ये सोशली बहुत वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस है। सामाजिक अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये बहुत ज़्यादा व्यापक तौर पर फैली हुई एक प्रैक्टिस है। इसको हिंदी में देखिए क्या बोल सकते पता नहीं, जगह जगह पर शराब के आपको देखने को मिल रहे होंगे कि शराब बिक रही है, लोग यूज़ भी कर रहे हैं, उसका सेवन भी कर रहे हैं, जबकि सबको पता है अच्छी नहीं है, तो वो लेने वाले को पता होगा कि वो लोग क्यों ले रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करती हूँ, अगर मैं एकदम प्योर अल्कोहल, इथेनॉल क्या होता है बेटा, एब्सोल्यूट अल्कोहल, एब्सोल्यूट, ये भी अल्कोहल है लेकिन एब्सोल्यूट अल्कोहल, एकदम प्योर अल्कोहल, उसका अगर यूज़ करती हूँ, बहुत कम अमाउंट में भी अगर इसका यूज़ करती हूँ तो ये लिथल हो सकता है बेटा। लिथल मतलब जानलेवा, आपको मार भी सकता है, समझ में आ रहे हो। जबकि ये वाली अल्कोहल अगर आप थोड़ी अमाउंट में यूज़ कर रहे हो, ज़्यादा अमाउंट में यूज़ कर रहे हो, जो मेनली बिक भी रही है शॉप्स पे, ये वाली अल्कोहल यूज़ कर रहे हो तो आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। अगर लॉन्ग टर्म में इसका यूज़ करोगे तो आपकी हेल्थ पे बहुत वर्स इफेक्ट आ सकते हैं, बहुत बुरे इफेक्ट भी आ सकते हैं, ठीक है। ये ड्रंकननेस कोज करता है, नशा कोज करता है, होता है ना, ठीक है। इथेनॉल, अल्कोहल या इथेनॉल, आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे, ठीक है। आगे चलते बेटा।
नेक्स्ट पॉइंट होगा बेटा हमारा प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल, प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। देखिए इसमें सबसे पहला पॉइंट होगा रिएक्शन विद सोडियम। ओके, देखिए इसमें क्या करेंगे हम, जो अल्कोहल है उसकी सोडियम के साथ रिएक्शन कराएंगे। जो अल्कोहल है, अल्कोहल का फॉर्मूला बेटा C2H5OH। इथेनॉल को बेटा तोड़ के देखो एक बार, खुद से तोड़ो। इथ मतलब 2 कार्बन कंपाउंड्स, एन मतलब दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा दिया। वैलेंसी पूरी करो। ऑल सफिक्स के तौर पे यूज हो रहा है, फंक्शनल ग्रुप है, सफिक्स के तौर पे यूज हो रहा है, मतलब OH ग्रुप। तो देखो C2H5OH। ओके, ये जब बेटा सोडियम से रिएक्ट करता है तो किसका फॉर्मेशन करता है? C2H5ONA प्लस हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन रिलीज हो जाता है। देखिए अब कार्बन H2 अगर जा रहा है तो बेटा यहाँ अगर 2 है जा रहा है तो यहाँ भी 2 आना चाहिए। जैसे यहाँ 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा और यहाँ भी 2 आएगा। हो गया क्या बैलेंस? 4 ये हाइड्रोजन कितने टोटल? 5 दूनी 10 और 2 12, 5 दूनी 10 और 2 12, 2 सोडियम 2 सोडियम। देखिए जब अल्कोहल, जब इथेनॉल सोडियम मेटल से रिएक्ट करता है तो किसका रिलीज होता है बेटा? हाइड्रोजन गैस का रिलीज होता है। किसका रिलीज होता है? हाइड्रोजन गैस का। और जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है इसको बोलते हैं सोडियम इथोक्साइड, सोडियम इथोक्साइड। ओके, फर्स्ट इसका प्रॉपर्टी के सोडियम मेटल से रिएक्ट करने के बाद हमको सोडियम इथोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का रिलीज एज अ प्रोडक्ट के तौर पे देता है। सेकंड अगर मैं आप लोगों से बात करूं, हम लोग बात करेंगे क्या? रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब बेटा हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने हुए कंपाउंड, राइट। इस लाइन का मतलब क्या है? इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? देखिए हमें अनसैचुरेटेड मिल रहा है और ये खुद कैसा कंपाउंड है? सैचुरेटेड। देखो खोल के दिखाया, सिंगल बॉन्ड है ना, सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले को कहते हैं। हुआ क्या होगा? C2H5OH को हीट किया होगा, गर्म किया होगा, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। किसका फॉर्मेशन हो गया होगा बेटा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर निकल गया होगा। ये क्या है बेटा? ये क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अब देखो कल मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताया था ना, अच्छे से बेटा यहाँ पे लिख रही हो अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा हो। ये जो डाइल्यूट कंसंट्रेटेड H2SO4 जो जिसका हमने यूज़ किया, जिसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हुई है, ये क्या है बेटा? डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ओके, यहाँ तक का आई होप क्लियर होगा, दिख पा रहा होगा। देखिए कल हम लोगों ने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक वर्ड यूज किया था ना, एजेंट जो ऑक्सीडेशन कर रहा होगा, खुद का रिडक्शन कर रहा होगा, कल अच्छे से समझाई थी। ऐसे बेटा एक नई टर्म आप लोगों के सामने आई जिसको बोल रहे हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। देखिए अगर मैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट की बात करती हूँ तो बेटा डी मतलब होता है रिमूवल, डिक्शनरी में या फिर इंग्लिश में इसका मतलब होता है रिमूवल। और हाइड्रेशन आप लोग भी सुने होंगे कि हमें डिहाइड्रेशन हो गया, वाटर बहुत ज़्यादा, डायरिया जब होता है, जब लोगों को डायरिया होता है या हैजा होता है तो वाटर बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन, हमारा शरीर बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी तो निकल रहा है हमारे शरीर से। तो हाइड्रेशन मतलब कहीं ना कहीं वाटर से है, मतलब वाटर जा रहा है, वाटर का रिमूवल हो रहा है, वाटर लॉस हो रहा है। समझ पा रहे हो? तो ये क्या डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है वो क्या कराएगा? वाटर का लॉस कराएगा। क्या कराएगा? वाटर का लॉस कराएगा।
तो जब अल्कोहल इसकी प्रेजेंस में हीट किया जाता है, एक तो हीट किया जाता है, तो हीट में आप लोग समझ भी पा रहे होंगे, पानी को भी बहुत हीट करोगे तो वाटर लॉस ही हो रहा है ना, भाप की फॉर्म में, स्टीम की फॉर्म में, एवापोरेट ही हो रहा है ना, वाष्पीकरण ही हो रहा है ना, उस मतलब से देख लो, वरना ये खुद भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट अपना काम करेगा डिहाइड्रेशन का, तो वाटर का रिमूवल हो रहा है। समझ पा रहे हो? देखो बेटा, ये वाला OH, एक OH और एक H, और बना क्या होगा CH2, ये CH2 रह गया होगा और ये CH2 रह गया होगा। जैसे ही ये वैलेंसी हटी, ये वाला H यहाँ से रिमूवल हुआ वाटर के लिए, ये वाला OH यहाँ से रिमूवल हुआ, जैसे ही हुआ तो क्या बचा C1 2, C ये हट गया 1 और 2। अब कार्बन के लिए 4 वैलेंसी चाहिए, तो यहाँ पे 1 2 3 वैलेंसी है, इसके पास भी 1 2 3 वैलेंसी है। आपको अच्छे से बताई थी डबल बॉन्ड कैसे फॉर्मेशन हो जाता है। वैलेंसी 4 चाहिए ना, कार्बन की टेट्रा वैलेंसी होती है ना, 4 वैलेंसी बनाता है, तभी ऑक्टेट पूरा होगा। तो ये कैसा कंपाउंड बन गया, इसको ऐसे करोगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। CH2 वही सेम 2, CH2 CH2 क्या बन गया, इथीन। 2 कार्बन है इथ और डबल बॉन्ड है तो इन, तो किसका फॉर्मेशन हुआ बेटा यहाँ पे, ये क्या है इथीन। समझ पा रहे हो? और ये रिएक्शन, कोई रिएक्शन किसी टेम्परेचर पे चल रही है तो ये 443 केल्विन पे चल रही होगी। टेम्परेचर अलग से मेंशन है तो मतलब उसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पे चल रही होगी। ठीक है, यहाँ तक का पूरा क्लियर है? आगे की तरफ चले। ठीक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है, और वो ठीक है बेटा, यहाँ पे डाइल्यूट नहीं आएगा, कंसंट्रेटेड है। डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड एक साथ यूज नहीं हो सकता है। कंसंट्रेटेड मतलब जिसमें पानी नहीं मिला हुआ, और डाइल्यूट मतलब ऐसी एसिड जिसमें बहुत सारा पानी मिला हुआ है, मतलब एसिड का कंपोनेंट कम हो गया। जैसे शराब में पानी मिला दे तो उतना शराब नहीं रहा, और कंसंट्रेटेड मतलब या तो पानी बिल्कुल नहीं है, बहुत कम है। ओके, आगे चलो। इथेनॉल कंप्लीट लगभग हो गया। नेक्स्ट कंपाउंड हम लोगों का इथेनोइक एसिड, यहाँ पे भी चेंज कर लेना। देखिए, अगर कोई पूछे हम लोगों को अल्कोहल कैसे अफेक्ट करती है, जो अल्कोहल है वो हमारे शरीर को कैसे अफेक्ट करती है, तो हमारा जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस है, मेटाबॉलिक प्रोसेस मतलब मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन क्या होता है, सम टोटल ऑफ ऑल एनाबॉलिक रिएक्शन एंड कैटाबॉलिक रिएक्शन। एनाबॉलिक मतलब कुछ ना कुछ शरीर में बन रहा है, कुछ ना कुछ शरीर में बन रहा है, और कैटाबॉलिक मतलब कुछ ना कुछ शरीर से टूट रहा है। टूटने का मतलब ग्लूकोज है, उसका रेस्पिरेशन हुआ होगा, वो टूटा होगा, एनर्जी का फॉर्मेशन हुआ होगा, CO2 शरीर से बाहर निकल गई होगी, वाटर शरीर में ही जाके घुल गया होगा, जो ज़रूरी है वो ठीक है, बाकी यूरिन के थ्रू पास आउट हो गया होगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी रिएक्शंस चल रही है, जो गतिविधियाँ चल रही है, उसको अल्कोहल कहीं ना कहीं स्लो कर देता है, उसको अल्कोहल कहीं ना कहीं स्लो कर देता है काफ़ी। अल्कोहल से क्या हो जाता है बेटा, जो हमारा कोऑर्डिनेशन है पूरा, देखो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, आपने देखे होंगे जो लोग अल्कोहल बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिए वो ठीक से चल नहीं पा रहे हो, एकदम बिल्कुल बैलेंस नहीं कर पा रहे अपने शरीर को, तो उनका कोऑर्डिनेशन ठीक से नहीं रह पाता है। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ तो वो लोग बिल्कुल नशे में होते हैं, और अगर बात करें तो थोड़े थोड़े ड्राउजीनेस जैसे होता है, उनका कोऑर्डिनेशन नहीं है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो मेंटली वो लोग कंफ्यूज होते हैं। अल्कोहल के बाद जो अगर ज़्यादा अल्कोहल आप लोगों ने कंज्यूम कर ली तो आप किसी डिसीजन लेने की जो आपकी क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। ठीक है, देखिए मिथेनॉल, अगर आप एब्सोल्यूट अल्कोहल लेंगे तो मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ कि वो लिथल होता है। ऐसे ही मैं अगर आप लोगों से बात करती हूँ, अल्कोहल लेने के बाद बेटा रिलैक्स जरूर भले ही फील होता है कि रिलैक्स है, शराब पीने के बाद लोग बोलते हैं ना कि गम भूल जाते हैं, ये जो टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, भले ही वो रिलैक्स फील होता है लेकिन वो होश में नहीं होते, ना कोई ठीक से डिसीजन ले पाते हैं। डिसीजन तो फिर भी एक अलग चीज़ है, अपना ही मेंटल बैलेंस, अपना ही फिजिकल बैलेंस, मेंटल बैलेंस तो ठीक है, फिजिकल बैलेंस भी ठीक से चल भी नहीं पाएंगे, ठीक से कोई भी नॉर्मल एक्टिविटी भी नहीं कर पाएंगे, उनका बैलेंस जो है शरीर का वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। जजमेंट नहीं ले पाते, सेम बेटा डिसीजन नहीं ले पाते हैं, उनकी टाइमिंग जो होती है ना, वो चलने की टाइमिंग हो कि ये वाला पैर रखना ये वाला पैर रखना है, वो बहुत ही ज़्यादा बैलेंस नहीं रहती है, वो बहुत इम्पेयर्ड हो जाती है, वो बहुत ही अफेक्ट हो पाती है, प्रभावित होती है शराब पीने के बाद। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को बताई कि एकदम प्योर, जिसको बोल सकते हैं
प्योर अल्कोहल या फिर बोलो इथेनॉल आप लोग ड्रिंक नहीं कर सकते, लीथल होती है, जानलेवा होती है। ऐसे बेटा कंपाउंड है मिथेनॉल, मिथेनॉल जो मिथेनॉल होता है उसको भी आप ड्रिंक नहीं कर, बहुत कम अमाउंट में भी अगर इसको आप ड्रिंक कर लेते हो, इसका यूज़ कर लेते हो बहुत कम अमाउंट में भी, गलती से भी सही, तो बेटा ये जान के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये क्या होता है, लीवर में जाके ऑक्सीडाइज हो जाता है और मिथेनॉल की फॉर्मेशन कर लेता है, मिथेनॉल की फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, मिथेनॉल क्या होता है, ये हमारा जो प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म मतलब बेटा साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। आप सेल पढ़े होंगे, सेल कोशिका को पढ़े होंगे, तो आप पढ़े होंगे कि हमारी लिक्विड लिक्विड पार्ट है जिसमें सारी की सारी सेल ऑर्गेनेल्स है। जिसकी बात करें माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ऊर्जा का जिसको बोलते हैं, पावर हाउस जिसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और आपके बात करें राइबोसोम हो गए, और आपका बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, जितने भी सेल ऑर्गेनेल है जो इसमें है, ये पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म है। बेटा ये अगर न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के अंदर भी लिक्विड मटेरियल होता है, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और इस पूरे को बोलते हैं, इस पूरे पानी जो भी लिक्विड मटेरियल है सेल के अंदर, चाहे ये हो चाहे ये हो, पूरे को बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म मतलब कंप्लीट, दोनों को इंक्लूड करके। तो इस प्रोटोप्लाज्म को कोएगुलेट कर लेता है, इकट्ठा कर देता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, ऐसे ही कर देता है जैसे एग है, एग को कुकिंग के बाद जो हाल हो जाता है ना, ऐसे हमारी कोशिकाओं का हाल अफेक्ट करता है, उसको ऐसे ही प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा लीथल कंपाउंड होता है, लीथल होता है हमारे शरीर के लिए। नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ बढ़ रहे हैं बेटा। मोर टू नो वाले बॉक्स में कि अल्कोहल हमारे शरीर को कैसे कैसे अफेक्ट करता है, हम लोगों को कुछ तो खुद पता ही है, कुछ गूगल से सर्च कर सकते हैं, और हमारी बुक में भी मोर टू नो वाले बॉक्स में दे रखा है कि ऐसे ऐसे करता है। अब मेन अपनी टेक्स्ट बुक की तरफ आगे चलते हुए नेक्स्ट कंपाउंड की बात करेंगे बेटा, इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड बेटा, अगर मैं इथेनोइक एसिड के बारे में आप लोगों से बात करूं तो सबसे पहला पॉइंट है, इसको एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, एसिटिक एसिड। बेटा नेम से इथेनोइक एसिड बना के देखो कैसे बनाओगे। इथ मतलब 2 कार्बन कंपाउंड, एन मतलब दोनों के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड रहा होगा, ओइक मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड वाला फंक्शनल ग्रुप, CH3COOH, फॉर्मूला होगा CH3COOH। समझ पा रहे हैं, इथेनोइक एसिड। सबसे पहला इसका क्या बोलेंगे पॉइंट बेटा, इसका जो नाम है इसको और क्या बोल सकते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज एसिटिक एसिड। सामान्य तौर पे इसको एसिटिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, इथेनोइक एसिड भी एक एसिड है जो ऑर्गेनिक एसिड है ना। ऑर्गेनिक एसिड मैं आपको पहले बताई थी, कार्बन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब कार्बन वाले कंपाउंड्स, राइट। तो ये भी क्या है, कार्बन की जो हमारी बहुत सारी ऑर्गेनिक एसिड है उनका जो ग्रुप है उसी में से एक एसिड है इथेनोइक एसिड। ठीक है, बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ एसिड कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है और 2 कार्बन थे तो इथ वर्ड यूज हो गया, सिंगल बॉन्ड है तो एन, ओइक मतलब वही कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो एसिड है या कार्बोक्सिलिक जो एसिड्स हैं उन्हीं के ग्रुप में से एक है इथेनोइक एसिड। ऐसे बहुत सारी होते हैं, मिथेनोइक, प्रोपेनोइक, ये वो एक्सेट्रा। ठीक है, उसमें से एक है। थर्ड मैं बात करूं, इसका जो 5 to 8% सॉल्यूशन है, अगर वो पानी में डिजोल्व है, सॉल्यूशन है 5 to 8%, उसको हम विनेगर बोलते हैं, विनेगर। और विनेगर क्या होता है, पिकल मतलब अचार में डाला जाता है, किस लिए, एज अ प्रिजर्वेटिव, एज अ प्रिजर्वेटिव। इस पूरे का मतलब अचार में डाला जाता है, प्रिजर्वेटिव मतलब उसके प्रोटेक्शन के लिए, ताकि अचार लंबे टाइम तक चल पाए, वो खराब ना हो, वो सड़ ना जाए। ऐसा होता है ना कि अगर हम लोग मर भी जाए और हमारी बॉडी को थोड़े टाइम बाद वो डिके होना शुरू हो जाती है, खुद से सलना गड़ना शुरू हो जाती है। अगर हमें अपनी बॉडी को बचाना है, थोड़े लंबे टाइम तक उसको नॉर्मल रखना है, एक सामान्य बॉडी की तरह। एक होता है ना किसी बड़ी हस्ती की अगर या तो डेथ हो जाती है, किसी मान के चलो कोई शहीद हो जाता है, या कोई इंडिया का बहुत बड़ा जो लीडर होता है वो इस दुनिया से चला जाता है,
तो अगर उसको बहुत टाइम तक बहुत लोगों से उसको मिलवाना हो, मतलब बहुत लोगों को आना हो उसकी उस पर, और दूर दराज से आ रहे, तो लोग 2 दिन 4 दिन 5 दिन ऐसे लंबे टाइम के लिए रखते हैं। ठीक है, किसी बहुत बड़ी हस्ती, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, या कोई आर्मी का बहुत बड़ा ही, जैसे अभी CDS दुनिया को छोड़ के चले गए थे, वो शहीद हो गए थे, अगर उनकी बात करें तो ठीक है, तो ऐसे उनके शरीर पे भी कुछ ना कुछ लगाया जाता होगा ताकि वो बॉडी स्मेल ना करे, ताकि वो जो बॉडी है डिकेइंग प्रोसेस स्टार्ट ना हो। होता है ना कि कुछ टाइम बाद अगर मैं हूँ, अगर मेरे को कुछ हो जाता है, तो अगर मैं यहाँ 24 घंटे बाद, 48 घंटे बाद अगर मुझे नहीं मेरा अंतिम संस्कार किया जाता है, तो मेरी बॉडी अपने आप सड़ना शुरू हो जाएगी, अपने आप धीरे धीरे डिके होना, गलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही प्रिजर्वेटिव, अचार भी खराब हो जाए, फुफुंदी सी लग जाती है, सुने होंगे कि अचार खराब हो गया, तो उसको लंबा चलाने के लिए प्रिजर्वेटिव, दवाइयों में भी प्रिजर्वेटिव डाल जाता है, जो खांसी की दवाई हो गई, इन सब में भी प्रिजर्वेटिव ऐड किया जाता है, लंबे टाइम तक चलाना था, एक्सपायरी डेट बढ़ानी है, एग्जाम्पल मतलब एक ऐसे टर्म में भी बोल सकते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करती हूँ, ये एसिड है बेटा, नाम से भी दिख रहा है एसिड है, लेकिन मिनरल एसिड जो हम पढ़े हैं जैसे H2SO4, HCl, उनकी तरह नहीं है। वो तो क्या है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो आयनाइज हो जाएगी, बहुत सारा H+ देती है। पढ़ाया है ना मैं एसिड बेसिन सॉल्ट में, आपको एसिड अच्छे से पढ़ाया है ना। ठीक है, तो वो तो क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl हो गई, H2SO4 हो गई, सब मिनरल्स एसिड है, तो वो बहुत ज़्यादा H+ देगी, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। जबकि ये सब क्या है, वीक एसिड है, कहीं ना कहीं वीक एसिड है। समझ पा रहे हो, सारे पॉइंट क्लियर है यहाँ तक का? कोई पॉइंट बचा? देखिए, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 290 केल्विन होता है। एक पॉइंट ये है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है जमने, जब वो फ्रीज होती है तो 290 केल्विन होता है, राइट। सर्दियों में ये जम जाती है, सर्दियों में ऐसा होता है ना, जैसे हम फ्रीजर में पानी जमा रहे हैं, होता है ना कि गर्मी हो चाहे सर्दी में भी पानी बहुत ठंडा हो जाता है, लेकिन जो बर्तन हमारी यूटेंसिल में रखा है उसमें बहुत कम पॉसिबिलिटी कि चाहे वो मटके में हो चाहे किसी में हो जम जाओ। जमने के लिए मेनली टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा डाउन ले जाना पड़ता है, जो फ्रीजर में जमा पाते हैं। तो ये क्या होती है, ये सर्दियों में खुद से जम जाती है, ये फ्रीज हो जाती है, फ्रीज ऑटोमेटिकली, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। समझ पा रहे हो, एसिटिक एसिड तो बेटा थी, ग्लेशियल समथिंग कहीं ग्लेशियर से आया होगा, उस वर्ड से मिलता जुलता है, और वो क्यों आया उसका रीजन भी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये फ्रीज कर जाती है सर्दियों में। फ्रीज इन विंटर भी लिख सकते हैं इसको, फ्रीज इन विंटर, सर्दियों में। ठीक है, यहाँ तक का क्लियर है। तो मेनली आप लोगों को इथेनोइक एसिड का थोड़ा आइडिया मिल गया होगा कि इथेनोइक एसिड क्या होती है। ठीक है, आगे चलते हैं, इथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टीज क्या होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। 5 to 8% of acetic acid in water, 5 to 8% of acetic acid का solution in water is called vinegar. Okay, next, नेक्स्ट बेटा हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहली रिएक्शन होगी एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। ये क्या बेटा, रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड, रिएक्शंस ऑफ इथेनोइक एसिड में जो सबसे पहली होगी एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, इसके बारे में पढ़ेंगे। नाम से पता चल रहा है एस्टर, एस्टर आप लोग सुने भी होंगे, मेनली सुने होंगे, नहीं भी सुने तो अभी सुन लेंगे। जो परफ्यूम वगैरह में यूज हो रहा है, सेंट वगैरह, ये सब नाम सुने होंगे ना, बहुत अच्छी स्मेल आती है, वो एस्टर की वजह से आती है। ठीक है, परफ्यूम में स्मेल आती है ना, अलग अलग फ्लेवर में अलग अलग स्मेल आती है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा होगा बेटा, एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा होगा। क्या बन रहा होगा, एस्टर बन रहा होगा। कैसे बन रहा होगा, क्या हो रहा होगा, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड अल्कोहल से रिएक्ट कर रही होगी। देखो करके देखते हैं, C2H5 C2
H5OH CO C2H5OH प्लस इथेनॉल, एल्कोहल बेटा इथेनॉल एक ही मतलब है, यहाँ पे इथेनॉल लिखो, एल्कोहल भी मत लिखो, उल्टा लिखो, यहाँ पे इथेनॉल लिखो, क्योंकि मेनली हम इन्हीं टर्म यूज करते हैं, इथ, ठीक है। इसको एल्कोहल बोलते हैं, जैसे इसको एसिटिक एसिड बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है ना, लेकिन यहाँ केमिस्ट्री वाले नाम मेनली लिखेंगे। कॉमनली क्या बोलते हैं, सामान्य क्या नाम है, अगर कुछ लिखना तो यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। प्लस में C2H5OH, C2H5OH किसका फॉर्मेशन होगा बेटा, एस्टर का। CH3 COO CH2 CH3 प्लस में वाटर का, प्लस वाटर किसका फॉर्मेशन हुआ, एस्टर बना एक तो और वाटर बना, समझ पा रहे हो, एस्टर बना और एक वाटर बना। ये क्या है बेटा, एस्टर का फॉर्मूला कैसे बना, इसको खोल के समझाती हूँ एक बार थोड़ा। इसको मैं ऐसे बोल सकती हूँ, C2H5OH को ऐसे भी लिख सकती हूँ, CH3 CH2OH बन गया ना, C2H5OH, और खोल के लिखूंगी तो ऐसे लिखूंगी, समझ पा रहे हो। तो हुआ क्या होगा, यहाँ पे, यहाँ से वाटर का रिलीज हो गया होगा, वाटर निकल गया होगा, समझ पा रहे हो, H2O निकल गया होगा, वाटर निकल गया ना, ठीक है। और क्या बना, ये क्या बेटा, CH3, C और 3 H, तो इसको मैं CH3 भी लिख सकती हूँ, CH3 COO CH3 COO CH2 और CH3 समझ पा रहे हो, एस्टर CH3 CO CH3 CO C2H5 CO C2H5। इसको अगर और शॉर्ट करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, C2H5, और ये C2H5 कहाँ से आया, यहाँ से C2H5, या वैसे लिखना था जैसे था CH3 CH2, कैसे भी कर सकते हो, कार्बन की वैलेंसी पूरी करते हुए चलना है, ठीक है। तो किसका फॉर्मेशन हो गया बेटा, एस्टर का, और वाटर रिलीज हो गया, ठीक है। अब एस्टर के बारे में एक दो लाइन भी पढ़ सकते हैं हम लोग। एस्टर क्या है, फ्लेवरिंग एजेंट है, ठीक है, जो मेनली किस में यूज होते हैं, सेंट में, परफ्यूम्स में, ओके। समझ में आया आपको एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, डन, ठीक है। कुछ बचा है इसके बारे में, एस्टर फ्लेवरिंग एजेंट है जो मेनली यूज हो रही है किसमें, परफ्यूम्स में, स्वीट स्मेलिंग एजेंट है। देखिए अब नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे कि अगर मैं इस एस्टर की रिएक्शन करा लेती हूँ किससे, किसी अल्कली से, ये वाली कंफर्म है, क्लियर है, एस्टर का फॉर्मेशन कैसे हुआ, कैसे एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हुई, कैसे एस्टर बना होगा। नेक्स्ट रिएक्शन की अगर मैं बात करती हूँ आप लोगों से, तो बेटा जो ये एस्टर बना है, जो एस्टर बना था, क्या बना था, CH3 COO C2H5 को जब किसी एल्कली से रिएक्शन करा देंगे, एल्कली क्या होता है बेटा, वाटर सोल्यूबल बेसिस। एल्कली क्या होता है, ऐसे बेसिस जो पानी में घुल जाते हैं। ये टर्म भी हम आप लोगों को मेनली एसिड बेस एंड सोल्ट्स में ही बताए थे, और इसका थोड़ा सा पार्ट थर्ड वाले चैप्टर, उससे अगला चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में भी यूज हुआ है, ठीक है, समझ रहे हो। देखिए क्या हुआ होगा, इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। हुआ क्या होगा बेटा, किसका फॉर्मेशन हुआ होगा, सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ होगा, Na प्लस में क्या बन गया होगा, इथेनॉल या अल्कोहल। हुआ क्या, देखिए C2H5OH, इससे बन गया होगा अल्कोहल, इथेनॉल, और इससे बेटा ये पार्ट और ये पार्ट, इससे बन गया क्या, सोडियम सोल्ट। ये सोडियम है ना, सोडियम है ना, सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक मतलब ये वाला फंक्शनल ग्रुप, देखो ये वाला फंक्शनल ग्रुप है ना, COO
H आना था उसको रिप्लेस करके Na आ गया, ठीक है, और Na आ गया तो इसलिए सोडियम यूज होगा, सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। प्लस में क्या बन गया, एल्कोहल, ठीक है बेटा। ये नेगेटिव चार्ज होगा, देखो कैसे कुछ हुआ होगा, ये कहीं ना कहीं नेगेटिव चार्ज, ये ऐसे रहा होगा मान के चलो, ठीक है। अगर ये हटा होगा तो ये नेगेटिव चार्ज आया होगा, इसको भी तो अपनी वैलेंसी पूरी करनी है ना। इसने अपना बॉन्ड बना रखा होगा हाइड्रोजन के साथ, और खोल के लिखो, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रखा होगा, शेयरिंग था किसी टाइम में, शेयरिंग था, शेयर कर रखा था। अगर हाइड्रोजन यहाँ से हटता है, क्योंकि सोडियम ने आके उसको हटाया होगा ना, अगर हाइड्रोजन यहाँ से हटता है तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, माइनस चार्ज आ गया होगा, क्योंकि इसको पहले कोवेलेंट था, शेयरिंग में था, हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है तो इसकी वैलेंसी डगमगा गई, वो इम्बैलेंस हो गई होगी, पहले बैलेंस थी। तो ये क्या हुआ होगा, इसने कहीं से इलेक्ट्रॉन लेके अपनी वैलेंसी को पूरा किया होगा गेन करके, और जब गेन करता है कोई इलेक्ट्रॉन तो माइनस चार्ज आता है, तो माइनस। और यहाँ पे NaOH में क्या हुआ होगा, NaOH में क्या हुआ होगा, आप पहले बेस वाले में भी पढ़ा चुकी हूँ कि Na प्लस और OH माइनस का फॉर्मेशन होता है, एसिड H प्लस देता है, बेस OH माइनस देता है ना। तो हुआ क्या होगा, फिर से ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, तो फॉर्मेशन हो गया होगा COONA, ठीक है। बाद में फिर से इसमें बॉन्ड बन गया होगा CONA, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ होगा, ये जो OH है, ये C2H5 के साथ ऐसे रिएक्ट करके O अल्कोहल का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। ये चार्ज ऐसे ही बैलेंस होता है, प्लस वाला माइनस, प्लस माइनस वाला, अगर बॉन्ड टूटेगा तो सबको अपनी वैलेंसी पूरी करनी है कैसे ना कैसे, तो एक स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे H गया तो वैलेंसी डगमगाई, तो ऑक्सीजन ने नेगेटिव चार्ज लिया होगा, कहीं से इलेक्ट्रॉन लिया होगा, Na प्लस के पास प्लस है तो फिर से ये लोग जुड़ गए होंगे, जहाँ जुड़ेगा जहाँ स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा होगा, जहाँ स्टेबल चीज़ बन रहा होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। मेनली कोवेलेंट बॉन्ड होता है कार्बन के कंपाउंड्स में, लेकिन ये NaOH कार्बन का कंपाउंड नहीं है, ये मेटेलिक कंपाउंड है एक, राइट। तो ये आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, देखो टोटल आयनिक बॉन्ड है ना, ये प्लस अलग हो गया, माइनस अलग। आयनिक क्या था कि पूरा दे देना, या तो अपना दे देना या किसी से ले लेना, और ये क्या था बेटा, शेयर कर लेना कोवेलेंट में। तो किसका फॉर्मेशन होता है, सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसी को क्या कहते हैं बेटा, सोप, इसी को क्या कहते हैं, सोप। सोप मतलब साबुन, ओके। सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, रफ कर दो ये रिएक्शन, ठीक है। क्या बना, एस्टर दोबारा से कन्वर्ट हो गया अल्कोहल में, सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी रिएक्शन को सैपोनिफिकेशन कहते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सोप का फॉर्मेशन हो रहा है। क्या बना बेटा, सोप। जैसे मैं बोल रही थी ना एस्टेरिफिकेशन, किसका फॉर्मेशन हो रहा था, एस्टर का, ऐसे यहाँ सोप का फॉर्मेशन हो रहा है तो सैपोनिफिकेशन, बस नाम है रिएक्शन का, सोप का फॉर्मेशन। अब सोप क्या है, सोडियम का कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट, सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और इसका दूसरा तरीका होता है बनाने का, पोटेशियम, देखो CH3 COOK, नहीं CH3 COOK, जैसे यहाँ पे सोडियम सोल्ट बना है ना, एक दूसरा तरीका होता है पोटेशियम सोल्ट, ठीक है। सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड सोप, और पोटेशियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड सोप, मतलब दो अलग अलग एलिमेंट है, कैसे भी बना लो। तो यहाँ पे क्या हुआ, सोप का फॉर्मेशन, इसलिए इसको सैपोनिफिकेशन कह रहे हैं। दूसरी रिएक्शन भी समझ में आई, पहली कि एस्टर कैसे बना होगा, और दूसरी अगर उसी एस्टर को किसी एल्कली, किसी बेस से रिएक्ट कराएंगे तो क्या रिएक्शन जाएगी, दोनों ठीक है। अभी हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट एस्टर हो गया, देखो नेक्स्ट रिएक्शन होगी रिएक्शन विद बेस, रिएक्शन विद बेस, ओके। देखिए बेटा अब क्या करेंगे हम, इथेनोइक एसिड, इथेनॉल पढ़ चुके हैं, ये कंपाउंड था इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे, थर्ड रिएक्शन होगी CH3COH,
COH, ये क्या थी, इथेनोइक एसिड। बेस के साथ कराएंगे, बेस किसका फॉर्मेशन हुआ बेटा, सोल्ट बना, CH3। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ तो हम लोग बात करेंगे रिएक्शन विद बेस, रिएक्शन विद बेस, राइट, बेस के साथ में रिएक्शन। देखिए इसमें क्या होगा बेटा, इथेनोइक एसिड और एसिटिक एसिड प्लस में कोई बेस, बेस NaOH, किसका फॉर्मेशन होगा बेटा, सोल्ट का, CH3COO प्लस में वाटर का। हुआ क्या होगा, इसको बोलते हैं बेटा सोडियम इथेनोएट, इथेनोएट ऐसा ही कुछ स्पेलिंग होता है, और इसको बोलते हैं सोडियम एसीटेट भी बोलते हैं। कॉमन नेम है इसका सोडियम एसीटेट और केमिकल नेम है एसीटेट इथेनोएट। देखिए बेटा हुआ क्या होगा, हुआ क्या होगा, CH3CO माइनस और H प्लस, CH3CO माइनस है यहाँ पे H प्लस है, यहाँ पे क्या है बेटा Na प्लस है, OH माइनस है। सेम वही अब ये लोग आपस में रिएक्ट कर लेंगे, ये माइनस है बेटा, ये प्लस के साथ रिएक्ट कर लेगा तो CH3COO Na बन जाएगा, और ये जो H प्लस है बेटा ये OH के माइनस के साथ रिएक्ट करके ही वाटर का क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। वैलेंसी भी पूरी करनी है, स्टेबल कंपाउंड भी फॉर्मेशन करना है, नेगेटिव को पॉजिटिव के पास भी जाना है, ऐसे कुछ क्राइटेरिया होते हैं उनके बेस पे फॉर्मेशन हो जाता है। बेटा ये H प्लस दे रहा है, ये क्या है बेटा एसिड हो गया, ये OH माइनस दे रहा है, ये क्या हो गया फिर बेस हो गया। ये बेटा ये जो फॉर्मेशन हुआ है ये क्या है बेटा सोल्ट हो गया, और क्या बना साथ में वाटर। कुछ याद आया, एसिड बेस और सॉल्ट में पढ़ाई थी ना ये सारा टॉपिक। इस पूरे को क्या कहेंगे बेटा, इस लाइन के बिहाफ पे मैं कंक्लूजन दे रही हूँ, क्या कहेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का ये एक एग्जाम्पल हो गया। रिएक्शन याद है, व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, समझ पा रहे हो, और कैसे कैसे प्लस माइनस आपस में रिएक्ट करके कैसे सॉल्ट बना होगा, कैसे पानी निकला होगा। ठीक है आगे चले, क्लियर है। जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट किया तो किसका फॉर्मेशन हुआ, सोडियम एसीटेट, एक सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ। अगला देखते हैं लास्ट, कि जब ये लोग कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट कर रहे बेटा, इस बार देखो ये वाली रिएक्शन भी बेटा मैं पढ़ा चुकी हूं। कब, जब मेटल, जब एसिड कोई भी एसिड, वहां मैंने ये वाली एसिड नहीं ली थी शायद, वहां मैंने कुछ HCl या H2SO4 कुछ लिया होगा। जब वो मेटल कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट कर रही होंगी, मेटल कार्बोनेट्स मतलब सोडियम कार्बोनेट, मैं आप लोगों को बताया था, मेटल मतलब मेटल, कार्बोनेट मतलब कार्बोनेट आयन, तो जो भी नाम होगा उसी के हिसाब से बनता चला जाएगा। ये भी एसिड बेस एंड सोल्ट्स में शायद न्यूट्रलाइजेशन के पहले वाली रिएक्शन रही होगी। एक बार आप लोग पीछे की क्लास रिकॉल करना अगर नहीं याद आ रहा हो। उसमें एक और एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं, यहाँ से रिलेट करो एक चैप्टर को दूसरे से, थोड़ा ईजी पड़ेगा, ऐसे बर्डन सा लगेगा। जो सेम वहां पे फॉर्मेशन हो रहा होगा वही यहाँ पे हो रहा है, बस फर्क है, वहां मैंने मिनरल एसिड का यूज किया था, यहाँ कार्बन पढ़ रही हूँ थोड़ा वीक एसिड का यूज करूंगी, मतलब कि कार्बन कंपाउंड की एसिड जैसे कि इथेनोइक एसिड का यूज करूंगी। किसके साथ रिएक्ट करेगा बेटा, मेटल कार्बोनेट, फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट भी दे देंगे, लेकिन सेम ही रिएक्शन होगी। ठीक है, होगा क्या करके देखते हैं, CH3COOH प्लस मेटल कार्बोनेट Na2CO3 कैसे बना होगा, Na और CO3 2 माइनस होता है इसका बेटा, होता क्या है, CO3 2 माइनस होता है। ठीक है, यहाँ पे Na एक ही चार्ज रखता है, देखो 2 8 और 1 होता है ना इसका, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन अगर छोड़ देता है, ये भी पढ़ा चुकी ऑलरेडी, आयनिक बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, जैसे ही छोड़ेगा तो प्लस चार्ज आ जाता है। वैलेंसी पूरी कर ली, 2 और 8, ऑक्टेट है ना, किसके बराबर हो जाता है, नियोन के बराबर। तो Na प्लस और CO3 2 माइनस ऑलरेडी पढ़ा चुकी बेटा, यहाँ पे +1 लिखते हैं, -2 लिखते हैं, ये लिखते भी नहीं है प्लस माइनस, ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्ट। ये यहाँ पे क्या बना, Na2CO3। ठीक है, किसका फॉर्मेशन हो गया, एक मेटल है
तो मेटल, कार्बोनेट आयन है कार्बोनेट। क्या बना होगा? CH3 COONA प्लस H2O प्लस CO2 बना होगा। कैसे कुछ रहा होगा, थोड़ा सा आइडिया क्या रहा होगा? एसिड है, H प्लस दिया होगा, CH3 COO माइनस और H प्लस, एसिड है तो H प्लस दिया होगा। यहाँ पे किस हिसाब से रहा होगा? Na प्लस रहा होगा एक तो, और एक CO3 2 माइनस रहा होगा, 2 प्लस कर देते बराबर करने के लिए, कुछ ऐसा रहा होगा। फॉर्मेशन हुआ होगा बेटा, ये जो है इसके साथ रिएक्ट किया होगा, एक प्लस है ना यहाँ पे और एक माइनस है, ये बैलेंस तो बाद में करते रहेंगे, ये बैलेंसिंग है 2 3 जो आगे लिखे हैं, ये प्लस है ये माइनस है, आपस में रिएक्ट किया होगा तो बना होगा ये सॉल्ट। अभी क्या बचा? H प्लस बचा और CO3 बचा। रिएक्शन को बैलेंस करती हूँ पहले। शायद समथिंग हो ही गया है, रिएक्शन बैलेंस देखते हैं, एक मिनट रुको। हाइड्रोजन कितना है? 2 है, मेरा भी 2 है। ऑक्सीजन मेरे पास कितना? 3 है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 2 और 2 4 5। इसको अगर मैं 2 करती हूँ तो 3 और 2, अब नहीं 5 कहाँ है? 3 तो बेटा यहाँ था, 3 यहाँ था, 4 5 6 7, और यहाँ कितना है मेरे पास? 1 2 3 4 5 6 7। ये ऑक्सीजन भी बैलेंस है, सोडियम भी बैलेंस है, सोडियम 2 है बेटा, 2 है, लगभग शायद बैलेंस हो गया। तो यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे 2H प्लस हो गया और CO3 2 माइनस हो गया, तो कहीं ना कहीं H2CO3 हो गया, और H2CO3 H2 और CO2 का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, समझ पाए हो? ये क्या था बेटा? पूरा ये पूरा क्या था? एसिड था। देख लो, ये पूरा क्या है बेटा? बेस है। वहीं सेम कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइजेशन हुआ होगा, एसिड बेस के साथ रिएक्ट किया होगा, सोल्ट बना होगा और वाटर और CO2 का फॉर्मेशन होगा। बेटा मेटल का कार्बोनेट है, मेटल है, मेटल का कार्बोनेट है, कहीं ना कहीं थोड़ा ही सही बेसिक नेचर रहा ही होगा, तभी सोल्ट का फॉर्मेशन हुआ है। मेटल है तो बेस कहीं ना कहीं थोड़ा रहा होगा, बेसी टच। एसिड और बेस आपस में कहीं ना कहीं रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आगे चल रहे हैं। आगे भी बेटा ऐसी रिएक्शन होगी, बैलेंस है ना रिएक्शन, देख लेते एक बार। 2 2, यहाँ पे 2 वहाँ पे 2, बैलेंस है। नेक्स्ट एडिंग है बेटा बाइकार्बोनेट के साथ। बाइकार्बोनेट क्या होता है? NaHCO3। क्या बना होगा? Na प्लस HCO3 माइनस, Na प्लस HCO3 माइनस, एक Na प्लस है एक HCO3 माइनस है। सेम रिएक्शन हुई होगी, CH3CO माइनस, यहाँ पे Na प्लस, ये इसके साथ रिएक्ट किया गया होगा जाके, CH3CO Na, सेम सोल्ट बना होगा, यहाँ पे भी सोल्ट बना है। H और CO, H ये H और एक H यहाँ पे है, H2CO3, फिर से कहीं ना कहीं ऐसे फॉर्मेशन हुआ होगा, H2CO3 से कहीं ना कहीं H2O और CO2। ठीक है, H2 और CO2, समझ पा रहे हो? ठीक है, यहाँ तक का हम लोग सारा कवर कर चुके हैं। सम इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स में हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या? कार्बन के 2 बहुत कमर्शियली वैल्यूएबल जो कंपाउंड है उनके बारे में पढ़ा। पहला पढ़ा था इथेनॉल, जिसको हम अल्कोहल भी बोलते हैं। दूसरा हमने पढ़ा है एथेनोइक एसिड, जिसको हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। मैंने लगभग सब कुछ कवर करने की कोशिश किया है। कोई अगर पॉइंट छूट गया हो तो आप लोग अपनी एनसीईआरटीज देख सकते हैं, नहीं समझ में आए तो डाउट भेज सकते हैं। ठीक है, और बेटा मोर टू नो, जिसमें थोड़ा ज़्यादा जानने वाला हो, बहुत सिंपल वर्डिंग्स में लिखा होता है, ये नॉर्मल लाइफ से रिलेट करता है, तो उसको स्किप मत किया करो, एक बार उस पर नज़र मारते हुए चला करो। एक मोर टू नो वाले ऑप्शन में, एक मोर टू नो वाले बॉक्स में बेटा ये लिखा कि अल्कोहल को भी आजकल लोग फ्यूल की तरह यूज़ कर रहे हैं, उसको पेट्रोल में मिला के फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं। कंप्लीट कंबशन होता है, क्लीन फ्यूल है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कॉज नहीं करता है। हाँ थोड़ा सा मतलब बहुत, और उससे बात करें जैसे पेट्रोल वगैरह की बात करते हैं, पेट्रोल डीजल की, तो उसमें कहीं ना कहीं नाइट्रोजन और सल्फर भी मिक्स होता है, कल ही पढ़ाई थी। ठीक है, तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड्स निकलेंगे तो वो भी एयर पोल्यूटेंट वाले काम करेंगे, हवा को प्रदूषित करेंगे, राइट। लेकिन ये जो अल्कोहल है ये सिर्फ और सिर्फ
कार्बन डाइऑक्साइड जो एक पोल्यूटेंट है, एक हार्मफुल गैस है, उसी को एमिट करेगा, उसी को रिलीज करेगा। बल्कि प्योर जो पेट्रोल डीजल डलवाते हैं उसमें और भी बहुत सारे हार्मफुल गैसेस निकलते हैं, तो उनके बेटर में तो एटलीस्ट बेटर है, क्लीन है, थोड़ा कम प्रदूषण करेगा, थोड़ा साफ क्लीनर फ्यूल है, ठीक है। तो इसको पेट्रोल में एज एडिटिव यूज करते हैं। अगर सफिशिएंट ऑक्सीजन, वही सेम चीज, सफिशिएंट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करोगे, पूरा कंप्लीट कंबशन होगा, जो कल पढ़ा चुके कंप्लीट कंबशन क्या होता है। तो अल्कोहल को फ्यूल की तरह यूज करते हैं। मोर टू नो वाले बुक्स सिलेबस का हिस्सा बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, क्वेश्चन इतने नहीं पूछे जाते जैसे ये पूरा इथेनॉल अल्कोहल से पूछा जाएगा, इथेनॉलिक एसिड थोड़ा सा क्या है उसके बारे में समझा, फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, क्या क्या रिएक्शन शो करेगा, इतना नहीं पूछा जाएगा। लेकिन दिया है एनसीईआरटी दिया, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, आप सब लोग जानते हो, मेन बुक है, बेसिक बुक है, कहीं ना कहीं एडिशनल नॉलेज के लिए दिया है, तो स्किप मत करा करो, थोड़ा सा एक बार देखते हुए चला करो। ये नहीं कह रहे कि बहुत उतना इंपॉर्टेंट है जितना अपना टेक्स्ट बुक या करिकुलम है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हमारे टॉपिक का नाम है बेटा सोप एंड डिटर्जेंट। अभी हम पढ़ेंगे सोप एंड डिटर्जेंट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है सोप एंड डिटर्जेंट्स, ओके। सोप एंड डिटर्जेंट्स, सोप एंड डिटर्जेंट्स, सम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स कंप्लीट हो गया। अब देखिए साबुन और सरफ की बात हो रही है यहाँ पे, सोप एंड डिटर्जेंट्स। काम ही क्या है उन दोनों का? क्लीनिंग ऑफ क्लॉथ्स, कपड़ों को साफ करना है, ठीक है, कपड़ों को साफ करना है। तो कपड़ों पे जो ज़्यादातर दाग लग जाते हैं वो ऑयली होते हैं, जैसे सब्जी गिर गई तो ऑयली, कोई जंक फूड फास्ट फूड आप लोग बाहर से लेके आए या खा के आए, वो उसमें से कुछ गिर गया तो ऑयली, बहुत ज़्यादा दाग जो होते हैं ऑयली होते हैं। अब ऑयली है और ऑयल, अब पानी से सीधा धोगे उस दाग को तो साफ नहीं होगा, आप सब जानते हो पानी से साफ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑयल की डेंसिटी कम होती है, पानी यहाँ पे है वो ऊपर ही तैरता रहता है, सप्लाई। जैसे आप देखे हो कभी, अगर पानी के ऊपर ऑयल डाल देते हैं तो यहाँ पे जो अंदर जितने भी मच्छर के जो भी होते हैं एग, मॉस्किटो एग, वो सब मर जाते हैं, इसलिए डाला जाता है। ऊपर से तेल डाल देते हैं, डेंसिटी कम है, ऊपर ही तैरता रहेगा, सप्लाई ऑक्सीजन की कट कर देगा, वो मर जाएंगे। 36 का आंकड़ा है। ऑयली अगर डर्ट है, अगर दाग लग गया जो कि थोड़ा ऑयली नेचर का है, तो उसको पानी साफ नहीं कर पाओगे, इसीलिए सोप का यूज़ होना शुरू हुआ, सोप का यूज़ होना शुरू हुआ। अब हम जानने की कोशिश करेंगे इफेक्ट ऑफ सोप इन क्लीनिंग प्रोसेस, अब सोप क्यों आई थोड़ा ये तो समझ में आया होगा, ठीक है। अब सोप का क्या प्रभाव होता है, सोप कैसे उस डर्ट को साफ करेगी, राइट, समझे, ठीक है। देखिए अगर मैं सोप की बात करती हूँ आप लोगों से, तो अभी मैंने सपनिफिकेशन, सोप कैसे बनती है वो पूरा रिएक्शन समझाया था कि सोप बन गई, सपनिफिकेशन हो गया। क्या था सोप, कोई पूछे तो? सोप था CH3O CCO C2H5, ये सोप था ना बेटा, ये सोप था, ठीक है। देखिए सोप यही था क्या? ये तो एस्टर था, गलत फॉर्मूला है, ये तो एस्टर था, एस्टर जो परफ्यूम में यूज हो रहे थे ना, ये वो था। सोप देखो CH3COO Na, यही था शायद, एक सेकेंड रुकिए। सोप CH3CONA+, सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, बताई थी ना आप लोगों से कि ये सोप है। देखिए अगर मैं सोप की बात करती हूँ तो सोप के अंदर दो पार्ट है, सोप के अंदर दो पार्ट है, ये पार्ट और ये पार्ट, दिख पा रहा है? सोप के अंदर दो पार्ट, ठीक है, सोप के अंदर दो पार्ट है।
अब अगर मैं बात करती हूँ आयनिक पार्ट, आयनिक पार्ट की अगर मैं बात करती हूँ, ये आयन है ना, आयनिक पार्ट, ये आयनिक पार्ट है, ये कार्बन की चेन है, तो कार्बन का पार्ट है, ये कार्बन चेन है, कार्बन चेन। बताई थी कार्बन में आयनिक बॉन्ड नहीं बनता है, बताई थी ना, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, शेयरिंग होती है, ठीक है। अब ये आयनिक पार्ट है और ये आपके पास कार्बन वाला पार्ट है। अब जो आयनिक पार्ट होता है ना, वो तो वाटर के साथ रिएक्शन करता है, वो तो वाटर के साथ रिएक्ट करता है या वाटर को संभालता है, और जो कार्बन का पार्ट होता है वो उस ऑयल, जो डर्ट है ना, जो हम बताए थे, जो क्या लग गया था, दाग लग गया था कपड़ों पे। अब हम ये देख रहे थे ना कि सोप साफ करेगी, लेकिन कैसे करेगी, वो प्रोसेस ही जान रहे हैं ना। तो सोप क्या है, ये है, सोप के अंदर एक आयनिक पार्ट है, एक कार्बन की चेन है, एक आयनिक पार्ट है Na+, ठीक है, एक कार्बन की चेन, ये देखो कार्बन कार्बन की एक चेन, एक मान लेते कार्बन की चेन है, समझ पा रहे हो। ये आयनिक अगर पार्ट है तो ये वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगा, ये पूरा पार्ट ऑयल के साथ इंटरेक्ट करेगा। बताया था ना तेल और पानी आपस में इंटरेक्ट नहीं करता, सोप के अंदर दोनों ही पार्ट है, ठीक है बेटा। आयनिक का वाटर के साथ करेगा, आयन वाला वाटर करेगा, इसको इसलिए हाइड्रोफिलिक बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक पार्ट बोलते हैं, और इस पूरे को हाइड्रोफोबिक पार्ट बोलते हैं। हाइड्रोफोबिक कौन सा हो गया, देखो जो रेड वाला मैं अभी निशान लगा रही, ये वाला पूरा हाइड्रोफोबिक है, ये वाला हाइड्रोफिलिक पार्ट है, समझ पा रहे हो। देखिए हाइड्रो मतलब होता है वाटर, और फिलिक मतलब होता है लविंग, ओके। हाइड्रो मतलब फिर से होता है वाटर, फोबिक मतलब होता है फियर, वाटर से फियर है, पानी से फियर है ना, तो ये ऑयल के पास जाएगा। इसको पानी से प्यार है, तो ये वाला पार्ट कहाँ जाएगा, पानी की तरफ जाएगा। समझ में आ गया यहाँ तक का। देखिए और ऐसे एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाएगा, ऐसे ही फॉर्मेशन हो के एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाएगा जिसको मिसल्स बोलेंगे। स्पेलिंग होती है MICELLES। इसको पूरे को रफ कर रही हूँ आगे समझाने के लिए। देखिए ऐसे एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाएगा जिसको मिसल्स बोलेंगे। तो अभी बात करेंगे मीजल्स की, ठीक है, MICELLES। तो मीजल का फॉर्मेशन हो गया। मीसल्स क्या है बेटा, देखो ये क्या है, अगर ऑयल है, ऑयल फैट वाला जो दाग था ना, ऑयल वाला जो वो लग गया था ना, दाग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टेन, ऑयल वाला स्टेन लगा था, ये एक ऑयल स्टेन है, ठीक है। हुआ क्या, अब ऑयल है तो इससे कौन रिएक्ट करेगा, कार्बन की चेन। तो ये सोप है बेटा, ये सारा सोप है, सोप इस दाग के ऊपर काम कर रहा है, एक्शन ले रहा है, ठीक है, क्लीनिंग हो रहा है यहाँ पे, सोप इस दाग के ऊपर, इस स्टेन के ऊपर काम कर रहा है। तो ये सब क्या है बेटा, ये सब क्या है, मीजल है, ये मीजल का स्ट्रक्चर है, समझ पा रहे हो, मीजल्स का स्ट्रक्चर है। हुआ क्या है कि ये जो ऑयल है, हुआ क्या है, ये जो ऑयल है इसको साफ करने के लिए आयनिक पार्ट नहीं आ सकता। आयनिक मतलब ये Na+ वाला पार्ट है और ये कार्बन की चेन है, ठीक है। ऐसे ही था ना सोप, ये कार्बन की चेन थी, फिर यहाँ पे लास्ट में Na+ था, तो आयनिक पार्ट नहीं आ सकता। ये इसके पास क्या आएगा, हाइड्रोफोबिक पार्ट आएगा। ये हाइड्रोफोबिक है, जो डरता है, जो पानी से डरता है, तो ऑयल के पास आ जाएगा। ये क्या है, हाइड्रोफिलिक है, पानी को लविंग, वाटर लविंग पार्ट है, हाइड्रोफिलिक, तो ये पानी की तरफ रहेगा, और ऑयल की तरफ हाइड्रोफोबिक पार्ट आएगा, क्योंकि पानी और तेल से तो साफ नहीं हो सकता ना, पानी से तो उस तेल के जो स्टैंड है, दाग, उसको साफ नहीं कर सकते, तो ये इसको घेर लेगा, ठीक है, और मीजल का फॉर्मेशन कर लेगा। ये मीजल्स है, ये वाटर के अंदर इमल्शन का फॉर्मेशन कर लेंगे। इमल्शन पढ़े हो ना आप लोग, लास्ट वाले चैप्टर्स में पढ़े होंगे। इमल्शन क्या होता है, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशंस, बहुत सारे बताई थी, लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस, बहुत सारे बताई थी। तो यहाँ पे एक इमल्शन का फॉर्मेशन हो जाता है। हुआ क्या, ऑयल की तरफ तो हाइड्रोफोबिक पार्ट रहेगा, और आउटसाइड बाहर की तरफ कौन सा रहेगा, वाटर की तरफ हाइड्रोफिलिक पार्ट रहेगा। क्लियर है यहाँ तक।
ये स्टेन से इंटरेक्ट करेगा ये वाला पार्ट। जब ये स्टेन से इंटरेक्ट करेगा, देखो हमारी एनसीईआरटी में शो भी किया हुआ है, ये हाइड्रोफिलिक पार्ट था, ऊपर वाला फिलिक था, फोबिक था। ये फोबिक वाला देखो सारी तरफ इस ऑयल स्टेन की तरफ, ये जो देखो नीचे जो खाली है जिसमें वॉयलेट कलर का लिक्विड नहीं भरा हुआ, नीचे एक वाइटिश पार्ट है ना, वो इस ऑयल स्टेन की तरफ है। फिर देखो इसको धीरे 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 पास में लाया गया, वो सर्कल बना, सर्कल सा फॉर्मेशन हो गया। इसकी तरफ सारे देखो जितने भी ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है सबकी तरफ देखो हाइड्रोफोबिक पार्ट है। फिलिक तो करेगा नहीं, फोबिक करेगा। इधर फिलिक और फोबिक में अच्छे से डिफरेंस बता चुकी हूँ। क्यों? तेल पानी से इंटरेक्ट नहीं कर पाता, इसलिए कार्बन चेन अब इससे इंटरेक्ट करेगा तेल से, ठीक है ना। तो हुआ क्या, फिर ये इसको स्टेन को लेके अलग हो गया, तो पानी और जो कपड़े थे आपके साफ हो गए, ये स्टेन अलग हो गया। समझ पा रहे हो? देखो मीसल्स का फॉर्मेशन भी दिखाया हुआ बेटा, ये सोप के मीसल का फॉर्मेशन, ये ऑयल स्टेन था बीच में, ऑयल स्टेन की तरफ पूरा का पूरा कौन सा पार्ट है, कार्बन चेन वाला। पानी की तरफ कौन सा पार्ट है, आयनिक वाला, देखो ये Na+ वाला पार्ट बाहर की तरफ है, तो मीसल का फॉर्मेशन हो गया। इसमें क्या हुआ था बेटा, सोप मॉलिक्यूल में मीसल्स का फॉर्मेशन हुआ, जिसमें एक एंड तो ऑयल की तरफ है ना, ये ऑयल की तरफ है ना, ऑयल स्टेन की तरफ, और दूसरा वाला एंड आयनिक एंड बाहर की तरफ है, वाटर की तरफ, फेसिस आउटसाइड बाहर की तरफ है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो मीसल्स का फॉर्मेशन दिखा रखा है, बीच में ऑयल ड्रॉपलेट, सेम प्रोसेस है पूरा। समझ पा रहे हो? सोप के अंदर दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। सोप क्या होती है, पोटेशियम, या तो यहाँ पे सोडियम होगा या फिर पोटेशियम सोल्ट की लॉन्ग चेन, कार्बन की लॉन्ग चेन, सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर पोटेशियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, CH3COO Na, सोडियम सोल्ट ऑफ, या फिर यहाँ पे आ सकता है पोटेशियम। सोडियम ये पूरा सोल्ट था। बताई रिएक्शंस में, सोप की रिएक्शन में कैसे बनाए और कैसे मिसल्स का फॉर्मेशन हुआ। रिपीट कर रहे हैं, अगर दाग लग जाता है कपड़ों पे ऑयल का तो पानी नहीं उतार पाता। ऑयल के दाग को साफ भी करके देखना, ऑयल के दाग को एक बार साफ भी करके देखना आप लोग, पानी नहीं उतार पाएगा। ऑयल और पानी की डेंसिटी अलग अलग है। ऑयल जो होता है पानी में ऊपर ऊपर ही तैरता रह जाता है ना, तो उसको उतारने के लिए, उसी के लिए सोप का यूज किया, ताकि साफ, तभी हम सब साबुन लगाते हैं इसके बाद साफ हो जाए। अब बात है, ठीक है, सोप का यूज किया, सोप उसको कैसे साफ करते हैं उस प्रोसेस की बात करें तो सोप के अंदर एक आयनिक पार्ट होता है, एक कार्बन चेन होती है। ये कार्बन चेन है बेटा, इसको मैंने ऐसे ऐसे दिखा दिया, ये आयनिक पार्ट है, इसको ऐसे दिखा दिया, ठीक है, ठीक है। ये इंटरेक्ट करेगी बेटा पानी से, ये इंटरेक्ट करेगी उस ऑयल स्टेन से, ये हाइड्रोफोबिक है, पानी से डर लगता है, ये ऑयल से करेगी, हाइड्रोफिलिक है, वाटर से इंटरेक्ट करेगी। मीसल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। कैसे हुआ, ये ऑयल स्टैम्प को कार्बन चेन से ऐसे घेर लेती है। अभी पूरा डायग्राम समझाया। अगर ऑयल दाग ऐसे ऐसे बिख रहा है तो धीरे 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 से सर्कल के तौर पे आया था, फिर वो धीरे 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 उसे सोप ने उसको साफ करके उसको उस पानी से हटाई दिया, उस कपड़े से हटाई दिया, और पानी में से साफ कपड़े निकल के आ गए। अभी डायग्राम समझाया था ना कि वो धीरे 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 सर्कल की फॉर्म में आने लग गया। हाइड्रोफोबिक पार्ट ने उसको इकट्ठा करना शुरू किया एक तरफ, पूरे दाग को, ठीक है, धीरे धीरे वो साफ होता चला गया। मीसल्स में बेटा दो एंड होते हैं, ये आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एक पानी से इंटरेक्ट करता है, एक पानी से इंटरेक्ट नहीं करता है, ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जो सोप की जो टेल पोर्शन है ये पानी से नहीं करता है, ठीक है। कुछ बचा, मीजल सॉल्यूशन में रह जाते। कोलोइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है बेटा, एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो, कोलोइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। ये आपस में इंटरेक्ट नहीं करेंगे, ये आपस में, ये मीजल्स एक साथ नहीं आएंगे, आपस में इंटरेक्ट नहीं करेंगे। क्यों बेटा, देखो क्यों। अगर मैं दूसरा मीसल का भी फॉर्मेशन करती हूँ, यहाँ पे मान के चलो दूसरा दाग लगा है, ठीक है, दूसरा मीसल का भी फॉर्मेशन करती हूँ, तो बेटा यहाँ पे Na+ है, यहाँ पे Na+ है, यहाँ पे Na+ है, सेम हो गए ना, सेम चार्ज हो गए ना, और सेम चार्ज अट्रैक्ट नहीं करते एक दूसरे को, क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो ये ऐसे डिस्पर्स रह जाता है पानी के अंदर पूरा, ठीक है, ये एक्यूमुलेट नहीं होगा, इकट्ठा नहीं होगा। समझ पा रहे हो? और बात करें सोप जो है हमें कैसे दिखती है बेटा, क्लाउडी से दिखती है, झाग से दिखते हैं ना थोड़े थोड़े। क्यों? क्योंकि इनका जो साइज होता है ना वो अच्छा खासा बड़ा होता है, ये लाइट को स्कैटर कर पाते हैं, लाइट की स्कैटरिंग कर पाते हैं, हमें क्लाउडी उसका फॉर्मेशन नजर आता है, ठीक है। चले, कुछ है जो इस टॉपिक में बचाओ? ये वाटर सोल्यूबल नहीं होता तो क्या हुआ था, सोप है
उसने मीजल्स का फॉर्मेशन किया, जितना भी ऑयल डर्ट था वो सब सेंटर में आ गया। यही सब रिपीट कर रही हूँ वापस से। मीजल्स सॉल्यूशन में रहेगा कोलोइड फॉर्म में, वो एक दूसरे से दूर रहेंगे, असेंबल नहीं हो पाएंगे, पास नहीं आ पाएंगे, क्यों? क्योंकि आयन आयन रिपल्शन है। इन सब के होने के बाद जो डर्ट है जो मीजल्स में थी, इस मीजल में जो डर्ट थी, ये जो डर्ट थी, ये ऑयल स्टेन था, ये जो डर्ट ही थी, ये क्या कर जाएगी बेटा? रिंस्ड अवे, साफ हो जाएगी। और इसी को ही हम बोल रहे हैं कि इफेक्ट ऑफ सोप इन क्लीनिंग, कि साबुन सफाई में क्या प्रभाव डालती है, साबुन कपड़े को कैसे साफ करती है। क्लियर है पूरा अच्छे से? ठीक है। नेक्स्ट बेटा अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट और शायद इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, देखिए आप कभी देखे हो कि झाग मुश्किल से बन पा रहे हैं, स्कम ठीक से नहीं बन पा रहा है जब आप कपड़े धो रहे हो तो। ओके, अब हम बात करेंगे कि जब कपड़े धो रहे हैं तो झाग मुश्किल से बन पा रहे हैं और एक इनसोल्यूबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है जो सोल्यूबल नहीं है। जो पानी में सोल्यूबल नहीं होगा तो मुश्किल ही बढ़ाएगा ना, क्योंकि हमें तो पानी में कपड़ों को साफ करना है। तो एक इनसोल्यूबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है जिसको हम बोलते हैं स्कम। और फोम जो है, झाग जो है वो ठीक से नहीं बन पा रहे, डिफिकल्टी हो रही है फोम बने। स्कम क्या है? इनसोल्यूबल सब्सटेंस। हुआ क्या बेटा, हमारे पानी के अंदर सोल्ट्स होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम। जैसे सी वाटर में बहुत सारे सोल्ट होते हैं, उसमें से NaCl हम निकाल लेते हैं, टेबल सोल्ट निकाल लेते हैं ना। नमक हमारा पानी से ही बनता है ना, समुद्र के पानी से। ऐसे जो हमारे घर पे भी पानी आता है उसमें भी थोड़ी थोड़ी अमाउंट में बहुत सारे सोल्ट डिजोल्व होते हैं, उसमें से कुछ कैल्शियम और मैग्नीशियम के सोल्ट्स भी होते हैं। और ये कैल्शियम और मैग्नीशियम है, ये पानी में हार्डनेस कोज करता है बेटा, हार्डनेस ऑफ वाटर ये कोज करता है। ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या है ना, ये पानी में हार्डनेस कोज करते हैं। हार्डनेस का मतलब क्या है कि झाग ठीक से नहीं बन पाएंगे, स्कम का फॉर्मेशन हो जाएगा, इनसोल्यूबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाएगा। जब झाग ठीक से बनेंगे नहीं तो कपड़े ठीक से साफ नहीं होंगे। ठीक है, तो इस समस्या को हटने के लिए अपने पास दो सॉल्यूशन है। या तो सोप ज़्यादा यूज़ करो, सोप एक्सेस में यूज़ करो, ज़्यादा यूज़ करो, ठीक है। या फिर बेटा दूसरा ऑप्शन है कि डिटर्जेंट्स का यूज़ करो। डिटर्जेंट्स जानते हो, हमारे टॉपिक का नाम था सोप एंड डिटर्जेंट। सोप लगभग कवर कर चुकी है, हल्का सा डिटर्जेंट का भी आप NCERT में थोड़ा बोल रखा है, ठीक है। डिटर्जेंट्स का यूज़ करो। डिटर्जेंट्स क्या है बेटा? ये भी क्लीनिंग एजेंट है, कपड़ों को साफ करने में काम आ रहा है ना, क्लीनिंग एजेंट है। अब सोप क्या था? सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे ये क्या है? सोडियम सोल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड, या फिर अमोनियम सोल्ट ऑफ क्लोराइड और ब्रोमाइड। ठीक है, इसमें जो बेटा, इसमें ये डिटर्जेंट कैसे समस्या को सोल्व करेगा कि इसका जो आयनिक पार्ट है, जैसे सोप में तो क्या था, आयनिक पार्ट जाके कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कर लेता है, ठीक है, इनसोल्यूबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर लेता है, झाग ठीक से नहीं बन पाते तो हार्डनेस ऑफ वाटर कोज कर रहा है। ये क्या है? इसका जो आयनिक पार्ट भी होगा डिटर्जेंट का, वो भी कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन शो नहीं करेगा, किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो इसीलिए ये वहां पे काम कर पाता है, इट कैन डू इट्स वर्क, वाइल जो सोप है वो नहीं काम कर पाएगी, या तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सेस में सोप डालना पड़ेगा। ठीक है, समझ पा रहे हो? डिटर्जेंट्स का और यूज़ क्या? शैम्पू वगैरह बनाने में, या फिर और क्लीनिंग एजेंट, साफ सफाई से रिलेटेड, जो जैसे सर्फ, सिर्फ जो डिटर्जेंट टाइप तो सर्फ के तौर पे यूज़ हो रहा है कि हमारे घर में सर्फ आ रहा है, किसी भी कंपनी का आ रहा हो, या फिर शैम्पू वगैरह बनाने में भी डिटर्जेंट का यूज़ हो रहा है, क्योंकि डिटर्जेंट जो साबुन की वजह से जो समस्या हुई थी ना, जो हमें डिफिकल्टी हुई, जो दिक्कत हुई थी, डिटर्जेंट उसका सोल्यूशन है, तो ये और बेटर है क्लीनिंग के पर्पज से। ठीक है, सोडियम सोल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड, सोडियम सोल्ट ऑफ सल्फोनिक, या फिर अमोनियम सोल्ट ऑफ क्लोराइड और ब्रोमाइड। ये क्या कर रहा है बेटा? इसमें भी लंबे लंबे हाइड्रोकार्बन चेन होते हैं। अब कार्बन का तो पड़ ही रहा है, सोप में भी हमने देखा था ना, कार्बन चेन, लंबी सी कार्बन चेन डिटर्जेंट में भी होती है। ठीक है, इसका जो चार्ज एंड है,
इसका जो चार्ज एंड है, जैसे उसमें सोल्ट में क्या था, चार्ज एंड Na+ था ना, पढ़ाई थी ना। इसका जो चार्ज एंड है बेटा वो इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन नहीं करता, वो इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन नहीं करता। किसके साथ, कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ, हार्ड वाटर में भी। सोप कर लेता है ना, इनसोल्यूबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर लेता है ना, इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कर लेता है ना, जिसको हम बोल रहे थे। डिटर्जेंट्स का जो चार्ज पार्ट है वो भी इन दोनों के साथ इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट या फिर स्कम का फॉर्मेशन नहीं करता है, इसीलिए डिटर्जेंट वहां पे इफेक्टिव रहता है, वो प्रभाव डालता है। जबकि सोप को अगर इफेक्टिव रखना है तो पहले ही बता दी कि ज्यादा आपको सोप यूज करना पड़ेगा। इसलिए डिटर्जेंट कहीं ना कहीं हार्डनेस ऑफ वाटर जो है इसका सॉल्यूशन है, निवारण है। समझ पा रहे हो? सेम टू सेम वही सेंटेंस में लिखा है एनसीईआरटी में, जो हम लोग ऐसे थोड़ा सा खोल के पढ़े हैं, जिसको हम लोग एक्सप्लेन किए। आप लोग पढ़ोगे तो लगभग हर पॉइंट कवर करने की कोशिश की गई है। ठीक है, एक बेटा एक दो चीज रह गई है। एक तो बेटा कि कोल और पेट्रोलियम का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये वाला जो मोर्टूनो वाला बॉक्स रह गया है। और एक रह गया है व्हाई डू सब्सटेंस बर्न विद और विदाउट फ्लेम, कि सब्सटेंस क्यों, फ्लेम मतलब जो आपको दिख रहा है, विजिबल पार्ट है, जो वोलेटाइल जो कंपाउंड्स है जो गैस में एयर में प्रेजेंट है, उनकी वजह से फ्लेम बनता है। अब कई सब्सटेंस फ्लेम शो कर रहे हैं, कई सब्सटेंस फ्लेम, ठीक है। तो फ्लेम प्रोड्यूस होता है जब गैसियस सब्सटेंस बर्न करता है। ल्यूमिनस फ्लेम हम लोगों को दिखता है जब जो गैसियस सब्सटेंस के जो एटम है वो हीट तो कर जाते हैं और वो ग्लो करना स्टार्ट कर जाते हैं। अगर मैं आप लोगों से बात करूं, जैसे कोल हो गया, चारकोल हो गया, शुरू में वो लोग फ्लेम के साथ बर्न करते हैं, लेकिन बाद में फ्लेम नहीं दिखता। सिर्फ और सिर्फ देखे हो आप एलपीजी स्टोव देखे होंगे, बर्नर देखे होंगे, उसमें से आपको फ्लेम दिखता है, आग जलती हुई दिखती है ना, गैसियस सब्सटेंस है वो बर्न हो रहा है, वोलेटाइल सब्सटेंस है वो वेपराइज हो रहा है, तो बनती हुई दिखती है। आसपास और जो कैंडल है उसमें आप देखते हो पूरी रोशनी हो जाती है, लेकिन जब देखते हो अंगीठी वगैरह हो गई या जब कोयले को जला रहे हो तब आप लोगों को शुरू में हल्का सा फ्लेम दिखेगा, जो आसपास गैसियस सब्सटेंस है जब तक वो ना जल जाए, उसके बाद वो फ्लेम नहीं शो करता। ओके, तो फ्लेम क्यों शो हो रहा है, जो हेडिंग है आपकी क्या है, वाई डू कुछ सब्सटेंस फ्लेम के साथ बर्न कर रहे, कुछ नहीं करे, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को जानना, सर्च करना है, इस मोर्टूनो वाले बॉक्स को पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो कोल और पेट्रोलियम कैसे बनता है, वो पूरी स्टोरी ये जो ऊपर वाला था 8th क्लास का चैप्टर था, कंबशन एंड फ्लेम। आप लोग अभी 10th में हो, 8th क्लास का चैप्टर है, खुद से एक बार मोर्टूनो वाला बॉक्स पढ़ोगे। दूसरा कोल एंड पेट्रोलियम, ये आप कहानी लगभग कब से सुनते आ रहे हो कि कोल कैसे बनता है, कैसे कोयले का फॉर्मेशन होता है। कभी अर्थक्वेक आ गया होगा या कोई वोल्केनिक इरप्शन हो गया होगा, जो जितने भी प्लांट्स थे वो दब गए होंगे, नीचे की तरफ चले गए होंगे, निचली सतह में चट्टान, बहुत सारी रॉक बेड्स, चट्टान जो होती है रॉक की चट्टान, मतलब पत्थरों की जो चट्टान है उनके पूरा एक बेड का फॉर्मेशन, शीट का फॉर्मेशन होना, उसके ऊपर टॉप सॉइल होता है ना, सॉइल इरोजन होता रहता है, नई सॉइल की परतें बनती रहती है, और ज़्यादा परतें बनती चली गई और सॉइल एक्यूमुलेट होती चली गई होगी। एक टाइम आया होगा कि उस पर बहुत ज़्यादा बहुत प्रेशर चला जाता है, नीचे वो कितना नीचे दब गई होती है, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है उनके पास, तो कोल का फॉर्मेशन हो जाता है। वहीं पेट्रोलियम का फॉर्मेशन कहाँ से होगा, सी वाटर के अंदर जो जीव जंतु रह रहे होंगे उनसे पेट्रोलियम का फॉर्मेशन हुआ होगा। तो ये कोल या पेट्रोल कैसे बनता है, इसकी पूरी कहानी कब से पढ़ते आ रहे छोटी क्लास से, एक बार इस मोर्टूनो वाले बॉक्स को भी आप लोगों को रिवाइज करना है। ठीक है, जो बैक्टीरिया थे और नीचे जब गए होंगे तो बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया होगा कि इतनी सारी सोइल, इतनी सारी मिट्टी, रोक, चट्टान, पत्थर सब इतना प्रेशर डाल रहे होंगे उसके ऊपर, जो प्लांट कभी नीचे दबा था, राइट। बैक्टीरिया सब लोग उसको डिके करने में हेल्प कर रहे होंगे और कुछ सालों, अरबों खरबों सालों बाद क्या बन गया होगा, कोल बन गया होगा। ऐसे पेट्रोल की भी बात बोल रखा है कि पेट्रोल या गैस कैसे बनता है, कि जो समुद्र में रहने वाले प्लांट एनिमल थे वो मर जाते हैं, वो नीचे सी बेड तक, समुद्र की सतह तक पहुंच जाते हैं, नीचे तक।
आसपास मिट्टी कवर कर लेते हैं, आसपास मिट्टी, उनके आसपास मिट्टी आ जाती है, बैक्टीरिया उनके ऊपर काम करते हैं, उन मरे हुए जीव जंतु के ऊपर, और उनमें से बहुत हाई प्रेशर पे ऑयल और गैस का फॉर्मेशन हो जाता है। बेटा एक बार ये वाले दोनों बॉक्स आप लोग पढ़ लेना, ये वाला चैप्टर लगभग कवर हो चुका है, कुछ डाउट हो तो भेजना, ठीक है, कुछ नहीं बचा है मेरे हिसाब से इसमें। एक शायद इंपॉर्टेंट बात है, मे भी मुझसे मिस्टेक हो गई हो, आप क्या करना, वीडियो को वापस से जाके देखना। इस वाले पॉइंट पे जब मैं कीटोन की नेमिंग करवा रही थी, फंक्शनल ग्रुप था एक कीटोन, जिसमें पीछे आ रहा था ONE, उसमें बेटा जो पहला मैंने बताया था ना मिथेनोन, और दूसरा बताया था इथेनोन। मैं शायद ये वाली गलती जो हो गई थी उसको एक्सेप्ट भी कर चुकी हूँ, पर एक बार जाके आप लोग देख लेना, शायद मैं चेंज करा भी चुकी हूँ, बट मुझे अच्छे से याद नहीं है। जिसको मैंने ऐसे बोला था कि ये बेटा ये वाला मिथेनोन है और बेटा ये वाला इथेनोन है, कि क्यों बोला था, क्योंकि यहाँ पे CO ग्रुप आ गया, लेकिन बेटा ये मिथेनोन और इथेनोन नहीं है, इस पूरे को एक साथ काउंट करेंगे, क्योंकि CHO जो है वो एल्डिहाइड होता है, CHO जो होता है एल्डिहाइड वाला फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है। जो कीटोन ग्रुप है स्टार्ट ही कहाँ से होता है, यहाँ से प्रोपेनोन से, 3 कार्बन कंपाउंड होता है, उससे स्टार्ट होता है। अब देखो प्रॉपर यही आया है, CHO बेटा ये वाला CHO होता है, जैसे CH3 CHO, ये CHO वाला फंक्शनल ग्रुप अलग है बेटा, हमने ये काउंट कर लिया, ये काउंट नहीं, ये पूरा काउंट होगा वहाँ पे। CHO वाला फंक्शनल ग्रुप आए ना, कीटोन स्टार्ट ही 3 कार्बन कंपाउंड होता है, कीटोन मतलब ये वाला फंक्शनल ग्रुप, राइट। जब तक 3 कार्बन नहीं आ जाएंगे तब तक स्टार्ट ही नहीं होगा, 1 कार्बन में तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा, 2 में भी देखो बेटा ये वाला फंक्शनल ग्रुप बन रहा है, दोनों साइड जब तक एल्काइल ग्रुप नहीं लग जाएंगे तब तक कीटोन नहीं होगा। कीटोन स्टार्ट ही 3 से होता है, प्रोपेनोन, मिथेनोन और इथेनोन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो एक बार ये वाला चेक कर लेना, चेंज करा चुकी हो नहीं, अगर नहीं कराई तो अभी करा दिए, अगर करा चुकी हूँ तो रिपीट हो गया, ठीक है। ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शायद पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के ऊपर, जिसमें बहुत सारा बोर्स मॉडल, मेंडलीफ मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, इन सब की हम लोग बात करेंगे। हमारे वाला चैप्टर कंप्लीटली फिनिश हो गया। सो अगर हमारे लोगों का वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। धन्यवाद।